Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So up till now I think we have discussed till question number 40 in the last lecture. We are solving the paper of 2016 CSAT. Just a second. Yes, so we have done this question, this question was left, otherwise we have discussed till this question. बस एक 27 बचा था. This question also we have discussed. Just a second. This question we have to discuss. एक 27 और एक ये. अब देखो एक ये क्वेश्चन देखते हैं यार. ये देखो कुछ पजल्स के क्वेश्चन होते हैं. सो इफ वीडियो विल लिटिल बिट गो लॉन्ग तो आई विल ब्रेक द वीडियोस, मतलब शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा चली जाती है, 30 मिनट्स 25 मिनट से. ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं पजल में टाइम लगेगा. जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला जो पजल का है. अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं. वैसे तो ये क्वेश्चन इफ यू हैव स्टडीड, शायद आप लोगों ने यू हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी सॉल्विंग एक टॉपिक होता है रीजनिंग में. तो अगर आपने पढ़ा है, अदरवाइज इफ यू हैव नॉट स्टडीड आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच. हमारा यही एम है कि जो टॉपिक्स विद विच वी हैव नॉट स्टडीड और नॉट कवर्ड, उनको पीवाईक्यूज के थ्रू उनकी अप्रोच बेसिकली आई विल टीच यू. देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Either A and B are of the same age or A is older than B. तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, या तो A और B सेम एज के हैं, और A is older than B मतलब A greater than B है एज में. तो पहले स्टेटमेंट से ये दो बातें निकल रही हैं. ये दो बातें हैं, इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं. A इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B है, तो इससे हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी में यही करते हैं. और लगा है तो दो बातें हैं, इससे एक कंबाइंड बात क्या निकली, इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं A ग्रेटर देन इक्वल टू B. इसमें दोनों चीजें आ गई, A इक्वल टू B भी आ गया और A ग्रेटर देन B भी आ गया. दोनों चीजें आ गई. तो पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, A ग्रेटर देन इक्वल टू B दिया है. दैट मीन्स A इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B. सेकंड क्या है, आइदर C एंड D आर ऑफ द सेम एज और D इज ओल्डर देन C. या तो C एंड D सेम एज के हैं, C इक्वल टू D, और दूसरी बात लिखी है D इज ओल्डर देन C, D ग्रेटर देन C है. तो इसको हम दोनों को कंबाइन करके अगर डायरेक्ट लिखें तो ये लिख सकते हैं D ग्रेटर देन इक्वल टू C. तो D ग्रेटर देन इक्वल टू C में D इक्वल टू C भी कवर है, बोथ आर ऑफ सेम एज, और D ग्रेटर देन C, D ओल्डर देन C भी हो गया. और थर्ड बात है B इज ओल्डर देन C कह रहा है. तो हम इन तीन को समराइज अगर करें तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं A ग्रेटर देन इक्वल टू B, ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा D ग्रेटर देन इक्वल टू C, और तीसरा B ग्रेटर देन C. अब आप एक चीज देखो, अगर हम फर्स्ट को और थर्ड को कंबाइन करें, अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. तो पहला A इज ओल्डर देन B, A क्या B से ओल्डर है ये कह रहा है. यार A ग्रेटर देन इक्वल टू B दिया है, पहली लाइन पढ़ो. तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, A ग्रेटर देन इक्वल टू B में तो दो कंक्लूजन बनेंगे ना, A ओल्डर देन B भी हो सकता है, बट A इक्वल टू B भी तो हो सकता है. तो हम श्योर तो कह नहीं सकते, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग. दूसरा कह रहा है बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज. यार बी और डी में तो कोई रिलेशन ही नहीं, तो इट इज रॉन्ग. मतलब इसमें तो हम कुछ रॉन्ग नहीं कह ही नहीं सकते ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. थर्ड पढ़ो, डी इज ओल्डर देन सी. जैसे पहला था ए इज ओल्डर देन बी, ऐसे थर्ड पढ़ो डी इज ओल्डर देन सी में. तो यार अगर डी ओल्डर देन सी कह रहा है तो सेकंड वाला पढ़ो डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी. इसमें भी दो चीजें बनेंगी, एक डी ग्रेटर देन सी और एक डी इक्वल टू सी. बट डी ओल्डर हम श्योर तो नहीं है ना, डी इक्वल भी तो हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा. अब फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, ए इज ओल्डर देन सी कह रहा है, ये हो सकता है क्या. अब देखो, फर्स्ट को पढ़ो और थर्ड को पढ़ो. अब हम अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो कंबाइन हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट को और थर्ड को कंबाइन करो तो ये बनेगा.
ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन सी है, तो ये दोनों को कंबाइन करके बनेगा। अब एक चीज देखना, जब ऐसे क्वेश्चन दोनों को कंबाइन किया तो ये इक्वेशन बनी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको देखो। कॉमन रिलेशन ए और सी में क्या बनेगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है ना चौथे में। तो देखो यहां तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहां सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल टू तो है नहीं बी ग्रेटर देन में। तो दोनों में कॉमन क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल। तो इससे कंक्लूजन आ जाएगा ए ग्रेटर देन सी। जो कॉमन होता है वही कंक्लूजन आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ए इज ओल्डर देन सी। समझ गए ना हमने यार क्या किया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई एम रबिंग इट नाउ। तो हमारा आंसर हो गया लास्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये पजल है यार, इसको आई विल डिस्कस अभी करते हैं, लास्ट में करते हैं। पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट, ठीक है, 5 ही 6 क्वेश्चन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द चैप्टर परसेंटेज। अगर नहीं भी जिसने पढ़ा है तो यहाँ पे समझना अप्रोच। टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर जेड। मतलब कोई एक नंबर है जेड, एक्स उससे 20% कम है, और एक नंबर है वाई वो 28% कम है। एक्स किसी नंबर से 20% कम है जेड से, और वाई 28% कम है। तो मान लो लेट जेड बी 100। जेड कोई नंबर है, हम उसको जेड को 100 मान लेते हैं। तो एक्स कितना कम है, 20%। तो 20% ऑफ 100 क्या होता है, मतलब 20 कम है। तो 100 है अगर जेड अगर 100 है तो एक्स कितना हो गया, 80 हो गया, 20%। और y कितना कम है z से, 28। तो अगर z है 100 तो 100 में से 28% माइनस कर दो, तो 100 माइनस 28 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 72। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, z है 100, x है 80, y है 72। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज नंबर y लेस देन नंबर x। y x से कितना छोटा। अब परसेंटेज में व्हाट आई हैव टॉट यू, किससे कंपेयर हो रहा है, बाय व्हाट इज लेस देन x। x से कंपेयर कर रहे हो तो x को नीचे रखोगे, तो क्या होगा, ऑप्शन देखो, मतलब अगर सॉल्व करोगे तो y x से कितना लेस है, किससे कंपेयर कर रहे हो, x से, तो x डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमें क्या निकालना है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो y कितना लेस है। अब y हमारा क्या था देखो, y था हमारा 72 और x था 80, तो ऊपर डिफरेंस पॉजिटिव में रखते हैं। तो ऊपर 80 माइनस 72 जो बड़े से छोटा करते हैं, y माइनस एक्स में नहीं, x माइनस वाई कर लो, क्योंकि पता है आपको बड़े का डिफरेंस रखते हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, इज लेस देन x। x है कितना, x है 80, सॉरी नीचे x रखोगे ना, तो 80 माइनस 72 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 8 अपॉन 80 इंटू 100। तो 8 वन ज़ा 8 10 ज़ा 10 10, ये कितना आ गया 10%। 8 अपॉन 80 इंटू 100 को सॉल्व करोगे तो आएगा 10%। तो वाई एक्स से कितना लेस है, 10%। वाई है 72, एक्स है 80, कितना डिफरेंस है, 8 अपॉन 80 इंटू 100, 10%। ठीक, आंसर इज बी पार्ट। चलो ये समझ गए, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। A piece of tin is in the form of a rectangle having length 12 centimeter and width 8 centimeter. एक piece of tin है, it is in the form of rectangle। tin है rectangle में, ये होती है लेंथ, ये होती है लेंथ, जैसे ये rectangle है अगर, तो L होती है ये लेंथ होती है, और ये ब्रेथ होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहीं पे सीख लो। वैसे तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन, बट आई डोंट नो यू हैव स्टडीड इट और नॉट राइट नाउ। तो अ पीस ऑफ टिन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक पीस ऑफ टिन है रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसकी लेंथ है 12, ब्रेथ है 8। दिस इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब। अब उसी टिन से जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, उसी टिन से हमने एक क्यूब बनाया।
उसी टिन से एक क्यूब बनाया, तो पूछा है साइड ऑफ द क्यूब क्या होगी। अब क्यूब में हम एक चीज बता देते हैं, क्यूब तो सभी को पता होगा क्या होता है। ये होता है वैसे तो क्यूब एक, एवरीवन मस्ट बी नोइंग यार, क्यूब तो सभी को पता होगा। ये एक क्यूब होता है ना, ऐसे बनता है। अब क्यूब में हर साइड जो होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आप नोट कर लेना इफ यू डोंट नो। ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्यूब का एरिया का फॉर्मूला नोट कर लो। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और क्यूब के एरिया का फॉर्मूला ऐसे ही नोट कर लो। क्यूब की हर साइड इक्वल होती है, तो क्यूब की एक साइड होती है मान लो ए, अगर तो हर साइड ए होगी। अगर लेट एक साइड ए है तो सबको ए मान लो। तो क्यूब के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आई एम राइटिंग इट, नोट कर लो, 6a²। ठीक। अब ये कंसेप्ट याद रखो, यहां से एक कंसेप्ट सीखो। दैट्स वाई आई एम नॉट कीपिंग, एक ही वीडियो में सीसैट नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अब ऐसा सवाल आएगा, आज इन्होंने क्या बोला है, एक टिन रेक्टेंगल के फॉर्म में है, पीस ऑफ टिन है, उससे क्यूब बनाया। मान लो कभी कह देंगे क्यूबॉइड बनाया, कभी कह देंगे कोई और 3D फिगर बनाया। तो आपको ये कंसेप्ट यहां से क्या सीखना है, अगर पीस ऑफ टिन है, उससे रेक्टेंगल की फॉर्म में था, अगर वो इस तरह रेक्टेंगल में था बट उसी से क्यूब बनाया, तो दोनों का हमेशा एरिया इक्वल कर दो। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ क्यूब बराबर होगा। आपको यहां से क्या सीखना है, टिन तो वही यूज कर रहे हो ना जो बस वो रेक्टेंगल फॉर्म में थी, अब उसी से क्यूब बना रहे हो, तो टिन तो अगर इतनी पड़ी है तो इतनी लेंथ तो होगी, तो दोनों में क्या करो, दोनों का एरिया इक्वेट कर दो। ये मेंसुरेशन का कंसेप्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ क्यूब को बराबर कर दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 इंटू 8 कितना होता है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a²। तो 6a² की ए हमें साइड पता नहीं, हमसे साइड ही पूछी है, तो मान लेते हैं साइड ए है, ए निकालना है हमें। तो 6a² किसके बराबर होगा, 96 के। तो a² किसके बराबर होगा, 16 के। 96/6, a² 16, तो a क्या आएगा 4, और a हमसे साइड थी, साइड ही पूछी थी, साइड क्या हो गई 4c पार्ट। ठीक, कंसेप्ट सीखा ना। इस क्वेश्चन को अभी बताते हैं, एक 38 अभी छोड़ दो और एक 27 बचा है, वो कल वाला। एक 38 अभी रुक जाओ, और एक पजल बची है। अब एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं, इसके बाद पजल बनाएंगे। देखो, इन अ क्वेश्चन पेपर देर आर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन है, Q1 Q2 Q3 Q4, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हर क्वेश्चन का या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स, यही लिखा है, आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस, ट्रू या फॉल्स। अब ये वैसे तो पीएनसी का क्वेश्चन है, बट इसको कॉमन सेंस से बताएंगे। इट इज गिवन that no two candidates have given the answer to 5 question in an identical sequence। इस लाइन को पढ़ो, it is given that no two candidates have given the answer to 5 questions in an identical sequence। ठीक है, for this to happen the maximum number of candidate पूछे। यार ये 5 क्वेश्चन के लिए दिया है, पहले हम आपको 2 क्वेश्चन के लिए आई एम टेलिंग यू कि अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन होते, और हर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है, तो पहले 2 क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं, फिर 5 क्वेश्चन के लिए जनरलाइज कर देंगे। देखो, अगर 2 क्वेश्चन होते, इसका आंसर होता ट्रू या फॉल्स, क्वेश्चन 2 का भी आंसर होता ट्रू या फॉल्स। अब ये देखो, अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन होते, तो या तो अगर इसको ट्रू आंसर किया, तो ये अगर ये ट्रू है तो ट्रू, ये भी मतलब अगर क्वेश्चन 1 में अगर ट्रू डाला, तो क्वेश्चन 2 क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। एक केस ये हो गया, तो ट्रू 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 फॉल्स, 2 चॉइस बन गई हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 को फॉल्स लिखा, ये वाला चूज किया, तो भी ये ट्रू हो सकता है या ये फॉल्स हो सकता है।
तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहां से ये देखो, एक चीज सीखना यहां से। तो अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है और ये ट्रू, इसका भी ऑप्शन, ये क्वेश्चन 1 के लिए, ये 2 के लिए, तो ट्रू ट्रू या ट्रू फॉल्स, या फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स। तो इस ऑप्शन के लिए 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 2 चॉइस है। तो अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन होते तो आंसर क्या होता, 2 इंटू 2 होता। इस ट्रू के लिए 2 और इसके लिए भी 2, इस क्वेश्चन के लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो आंसर 4 होता। बट यहाँ 5 क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए 2 होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट यही तो कर सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो क्या होगा, 2 इंटू 2, 5 बार 2, तो 2 की पावर 5, 32 आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। अगर नहीं भी समझ आया तो जब पीएनसी करेंगे तो वैसे समझ आ जाएगा, बट ये कॉमन सेंस से सीखो। 2 के लिए अगर देखोगे, अगर 2 क्वेश्चन सिर्फ होते तो कैंडिडेट कितने चाहिए होते, 4 ही तो चाहिए होते। या तो ट्रू करे, या तो कैंडिडेट ट्रू आंसर करे या फॉल्स करे। और अगर एक ने ट्रू कर दिया तो उसके लिए 2 चॉइस है, ट्रू या फॉल्स, उसके साथ फिर ट्रू या फॉल्स। तो 4 हुए ना, 1 2 3 4। ऐसे ही अगर 5 होंगे तो 2 के लिए कर लो। अदरवाइज पीएनसी में समझ आ जाएगा। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब हर क्वेश्चन करना भी नहीं होता एग्जाम में, बट फिर भी अगर नहीं आया तो पीएनसी में आ जाएगा, नो इशू। आई विल डिस्कस दैट कंसेप्ट कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऑप्शन ही इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये बचा है। अब पहले पजल कर लेते हैं क्योंकि इट विल टेक टाइम। इसमें 3 क्वेश्चन है इस पजल में। चलो इसको बता देते हैं एक बार के लिए, रुक जाओ। 41 पैसेज आपने कर लिया होगा, 44, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। 47, 48 तक पैसेज है। अब 49 देखो यार, 49 आई एम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, ये एक टॉपिक होता है रीजनिंग का। आई डोंट नो यू हैव स्टडीड और नॉट, बट डायरेक्शन और डिस्टेंस हर साल एक क्वेश्चन आता ही है इससे। एवरी ईयर देर इज वन क्वेश्चन, तो हर साल आपको रिपीट मिलेगा। कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से। अब देखो, पहले आई एम टेलिंग यू सम बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन तो पता होंगे सबको। अब एक डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट, इधर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। 8 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स होता है। जस्ट अ सेकेंड यार, इधर बता देते हैं। 8 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन के हर फिगर में यही डायरेक्शन लगेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, ठीक है। ये 8 हो गए। अब एक चीज देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। अ पर्सन climbs a hill in a straight path from point O on the ground in the direction of northeast। अब इधर बनाते हैं इसको, इधर ही बना लेते हैं। चलो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इधर से बना लेते हैं यार, ठीक है। A person O climbs a hill in the straight path from point O on the ground in the direction of northeast। तो northeast इधर होगा,
तो परसेंट ओ कहाँ पे है? फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। मान लो पॉइंट ओ यहाँ पे है परसेंट, बीच में इस पॉइंट पर है, ठीक है। इधर देखना यार, इधर पे है ओ, ओ इधर पे है। अब ओ इधर पे है, O on the ground in the direction of northeast. He climbs a hill in the straight path में है जो hill, but from point O on the ground in the direction of northeast and reaches a point A. तो अगर पर्सन O यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे अगर है, तो नॉर्थ ईस्ट में जब वो चलेगा तो वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? पॉइंट ए पे। और कितना चलेगा? एंड रीचेज अ पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चल के। तो अगर ओ यहाँ पे है तो 5 किलोमीटर चलेगा और ए पर पहुंचेगा। तो हम इसको इन शॉर्ट इधर लेके भी चलते हैं। ये है ओ, नॉर्थ ईस्ट में चला, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में कितना चला? 5। ये समझ गए? अब अगली लाइन पढ़ो। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5, देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो अभी वो यहां तक पहुंच गया था ए, अब ए से वो नॉर्थ वेस्ट चलेगा। नॉर्थ वेस्ट ये होता है NW, यहां तक वो चलेगा तो पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो ऐसे ही तो चलेगा तभी तो पहुंचेगा। तो ए से डायरेक्ट कैसे चलेगा? नॉर्थ वेस्ट तो ये हुआ, तो यहां पहुंचा पॉइंट बी पे। देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। लेट द डिस्टेंस ए बी 12 किलोमीटर। दैट मीन्स ए ये था और बी ये था, तो ए ये है, बी ये है, तो ए बी कितनी है? 12। मतलब ये वाली दूरी 12 किलोमीटर है, ठीक। अब पूछा क्या है? नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ओ। अब देखो इसको इधर बता देते हैं। ओ से ए चला 5, ए से बी चला 12। अब इसको अगर ऐसे बना लो तो ये ऐसे बनता है, ए से बी तो यार स्ट्रेट लाइन होगी ना, और इधर होगा ओ, ये 5 है। अब ये पूछ रहा है हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ओ। तो पर्सन अभी है कहां? बी पे है, और ओ से वो कितनी दूरी पर है? तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये 5 है और ये 12 है, तो अभी जहां पर्सन है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? तो अभी बी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो कितनी दूरी हुई? मतलब क्या पूछ रहा है? ओ बी डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं। अब पाइथागोरस क्या होती है समझा देते हैं, इफ एनीवन डोंट नो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये नाइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 के सामने वाली साइड होती है सबसे बड़ी साइड, कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर जो 90 बनाती है, और नीचे बेस, सबको पता ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब इसमें अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूस है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस, ये बेस है 5 और परपेंडिकुलर है ओबी, ओबी निकालनी है। तो ये आ जाएगा 144। जस्ट अ सेकेंड यार, अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी हमने फिगर में एक मिस्टेक करी है। अगर आप देखोगे यार, वैसे अगर जब जनरली फिगर बनाओगे तो 5 ये होगा और ये 12 होगा और ये 5 होगा, तो ऐसे जुड़ेगा। तो यार ये एंगल 90 आएगा ना। अगर देखो ये 90 अगर है, ये हमने एक मिस्टेक करी, देखो क्या। आई एम टेलिंग यू, जस्ट अ सेकेंड। जब इस फिगर को बनाओगे, अगर ऐसे बनाओगे, तो ये और ये ऐसे दिया है, और ये
देखो, जस्ट अ सेकेंड यार। हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, लेट द डिस्टेंस ए बी 12 किलोमीटर। एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इधर चला, ए पॉइंट पे पहुंचा। आफ्टर ट्रेवलिंग 5 देन फ्रॉम पॉइंट ए मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये 5 हुई, ये 12 हुई, तो ओ बी आर 13 होगी। अगर आप इसको देखोगे तो ये 90 बन रहा है। मतलब अगर ऐसे देखोगे तो ओ बी और ए, तो ओ ए 5 होएगी और ए बी 12 है। जस्ट अ सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार, टच में थोड़ा सा इशू है। जस्ट अ सेकेंड। यार देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। ये देखो, अगर इसको आप देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अगर ये 5 है और ये 12 है, क्योंकि यार जो हाइपोटेन्यूज होगा वो तो बड़ा ही होगा कुछ। हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही होगा। तो ये 13 आएगा। देखो कैसे, क्योंकि OB का स्क्वायर जब आप करोगे तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर तो इससे बड़ा ही आएगा। तो ये 25 और ये 144, तो ये 169। तो OB आएगा √169। तो ये 13 आएगा। फिगर बनाने में वो थोड़ा सा वो हो रहा है, बट अगर आप वैसे देखोगे, अगर आप वैसे देखोगे तो ये 13 आएगा। ठीक है, आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, फिगर में कोई, जस्ट अ सेकेंड यार। हाँ, ये फिगर था ना। तो यार इसको एक बार देख लेते हैं। वैसे ये 13 ही आएगा, आंसर 13 है। आप ऑफिशियल से चेक कर लेना, 13 ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड वही होगी। क्योंकि अगर ऐसे चलते हो आप, सपोज करो अगर ओ को यहाँ ले रहे हो, लेट मी, अगर ओ को यहाँ ले रहे हो तो इधर और इधर चलोगे तो ये साइड ही सबसे बड़ी आएगी, ये वाली। और ये 90 बनेगा। वो फिगर में है, वो 13, ये 12, ये 5। तो ओ बी, बी ये है, ओ ये है, ए ये है। तो ये 13 आएगी। ठीक है, ऐसे बना लो इसको। ठीक है, ऐसे बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए ना 13 यार कैसे आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब देखो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यार सम टच error is there. Just a second. We have discussed up till, just a second. This question discussed, this also discussed, this also discussed। बस एक 38 बचा है, उधर 27। बाकी पैसेज हैं 48 में। 48 तक आपने पैसेज है। 49 अभी हैव डिस्कस 13। चलो एक इसको डिस्कस कर देते हैं जल्दी से, 50।
एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 मीटर एंड ब्रेथ x2। मतलब अगर एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है x1, ब्रेथ है x2, मतलब L दिया है x1, B दिया है x2, L x1 है, B x2 है। तो देन ये कह रहा है देन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अगर x1 प्लस x2 40 है, मतलब x1 है लेंथ और x2 है b, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट मी रब दिस, ये दिया हुआ है यहाँ पे x1 प्लस x2 मतलब l प्लस b 40 दिया है। तो दोनों का समेशन लेंथ और ब्रेथ का 40 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी। तो एरिया विल, एग्रीकल्चर फील्ड का एरिया विल नॉट एक्सीड विच वन, तो ये किसको एक्सीड नहीं करेगा। तो अब देखो, एरिया होता है एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मानो अब हमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो इस केस में x1 प्लस x2 40 दिया हुआ है, तो एरिया होगा x1 इंटू x2। अब देखो दोनों का समेशन 40 रखना, तो एक बार या तो दोनों 20-20 हो सकते हैं तो भी 40 है, या ये भी बहुत कॉम्बिनेशन होंगे, या तो ये 30 हो जाए ये 10 हो जाए तो भी 40 होगा। तो अगर 20-20 होगा तो एरिया कितना होगा, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 कितना होगा 400। और अगर 30-10 होगा तो एरिया कितना होगा 30 इंटू 10 300। तो या तो ऑप्शन चेकिंग कर लो, वरना मैथ्स की एक थ्योरम होती है, अगर दो इक्वल से ज्यादा कभी एरिया नहीं हो सकता, मतलब 20 टू 20, अगर दोनों को 20-20 रख लो, इनसे ज्यादा कभी एरिया नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली 400 कर लो, वरना ऑप्शन ऑप्शन चेकिंग भी कर सकते हो। अगर 30 और 10 ले रहे हो तो एरिया कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है आपका 30 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ 30 और ब्रेथ 10 है, क्यों, क्योंकि 30 प्लस 10 x1 प्लस x2 40 होना चाहिए, तो एरिया कितना आया 300। अगर 20-20 ले रहे हो तो एरिया कितना आया 400। अब देखो अगर 25 और 15 ले लो तो एरिया कितना आएगा। अब आप 25 इंटू 15 सॉल्व करके देख लो, 25 इंटू 15 कितना होता है, इसको सॉल्व करो, 25 इंटू 10 प्लस 5, तो 25 इंटू 15 आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 375। तो एरिया आ जाएगा 25 और ये 15, तो ये आ जाएगा 375। तो अब देखो एरिया किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 80 से ज्यादा तो हो गया 375 आ गया, 200 से भी ज्यादा हो गया 375, 300 से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर लेंथ x1 25 ले लो और x2 15 ले लो, बट x1 20 हो सकता और x2 20 होगा जब, तो 400 से ज्यादा एरिया कभी नहीं आएगा। तो आंसर ये है। ऑप्शन चेकिंग से भी देखो 375 मिल गया, तो इन तीनों से तो ज्यादा मिल ही गया, तो आंसर ये होगा। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन देख लो, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर, ये वैसे एवरेज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखना। अब देखो येस्टरडे ऑल्सो व्हेन आई वाज सॉल्विंग एवरेज का एक और क्वेश्चन था, आई टोल्ड यू द फॉर्मूला। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर कंप्राइजिंग अ फैमिली, एक फैमिली है उसमें 5 मेंबर हैं, तो उनकी एज का सम 3 ईयर्स अगो वाज 80 ईयर। तो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड यार। 3 ईयर्स अगो सम कितना था फैमिली की, 5 मेंबर की फैमिली है, तो सम सम था 80, तो एवरेज कितना होगा, सम अपॉन 5 मेंबर की फैमिली है तो एवरेज था 16। ये एवरेज एज थी सबकी। ये कब थी, 3 साल पहले, 3 ईयर्स अगो सम ऑफ एजेस था 80, लोग थे 5, तो एवरेज कितना निकाल लिया हमने 80, 16, 80 अपॉन 5, 80 अपॉन 5 16, 16। द एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 ईयर्स अगो। एवरेज एज जो फैमिली की आज है, अब ये कह रहा है वो सेम है जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले एवरेज एज क्या थी 16, तो आज प्रेजेंट टाइम में क्या होगी, तो प्रेजेंट टाइम मतलब 3 साल बाद हो गए ना, प्रेजेंट टाइम में सबकी एज 3-3 बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है प्रेजेंट टाइम में
एवरेज एज आज भी क्या है 16। एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years अगो। तो 3 year पहले एवरेज एज कितनी थी 80/5 16। आज भी 16 है। बिकॉज ऑफ क्यों है एवरेज एज आज भी उतनी? बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। क्योंकि फैमिली मेंबर में एक बेबी आ गया, मतलब 5 लोग थे, एक और बढ़ गया 6। तो हाउ ओल्ड इज द बेबी? अब वो बेबी की एज कितनी है? तो देखो एवरेज हमें पता है 16 होगा। अब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब 3 साल के बाद, पहले 3 साल था वो 3 साल के बाद प्रेजेंट आज के दिन। अब लोग कितने 6। तो एवरेज होता है 16 इज इक्वल टू सम अपॉन, अब लोग 6 हो गए। अब सम क्या होगा? पहले देखो सम क्या था, 80 था सबकी एज का सम, बट 5 लोग थे ना तब। तो यार अब सम, न्यू सम अब कितना होगा? न्यू सम अगर निकालो, न्यू सम, अब यार न्यू सम 80 तो होगा ही होगा, प्लस हर मेंबर की एज 3 साल जो पहले थी। तो आज प्रेजेंट टाइम में तो 3 साल ऐड भी तो होंगी। मतलब आज अगर आपकी एज 24, अगर आपकी एज 3 साल पहले 21 थी, तो आज आप 24 के हो गए ना। तो ऐसे ही हर मेंबर की एज 3 साल बढ़ेगी। तो 80 तो पहले सम था, प्लस सम और कितना हो जाएगा? सबकी 3 3 बढ़ेगी तो कितने लोग थे? 3 × 5। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 80 + 15 सबकी, क्योंकि 3 3 3 3 5 बार बढ़ेगी 15 हो जाएंगे। तो अब न्यू सम 95 हो जाएगा। तो हम यहां डायरेक्ट ये रख लें, इस सम की जगह, न्यू सम की जगह 95 रख सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? आज के प्रेजेंट टाइम में एवरेज है 16, सम है 95। ये तो उन 5 लोगों का सम है एज का, प्लस एक बेबी भी है। तो उसका मान ले एज x है, और टोटल 6 लोग हैं। तो अब 16 × 6 कितना होगा? 96 इज इक्वल टू 95 प्लस बेबी की एज x। तो x की एज कितनी आ गई? 96 माइनस 95, x आ गया 1। 1 year बी पार्ट, ठीक। तो हाउ ओल्ड इज द बेबी? यार देखो अब इट इज टेकिंग मी टाइम, क्योंकि I don't have actually I'm telling you I don't have any, I'm not using stylus. I have to use by writing only from hand only. So that's why it takes time. इसीलिए I am keeping the video वैसे ही long हो जाती है और कुछ कम क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। अदरवाइज स्टाइलस में बहुत स्पीड बन जाती है, बट स्टाइलस इज नॉट देयर, सो दैट्स अ इशू। इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो है, वरना दीज क्वेश्चंस आर वेरी फास्ट। वरना आई कैन ऐड वन एडिशनल पेज, जस्ट अ स्लाइड एंड सॉल्व इट, बट इसलिए टाइम लग रहा है यार। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वीडियो मेकिंग फॉर 4 to 5 पार्ट्स। तो ये भी कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अब एक ये बचा है 52, ये करना है, और 53, एक दो ये कर लेते हैं 53 तक। 2 क्वेश्चन ये, और एक पजल बची है, एक 38 और एक पजल बस। यार इसको पजल को आई विल, पजल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है? क्योंकि पजल्स को आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि ये पजल बड़ी है। अदरवाइज आंसर तो व्हेन आई हैव सॉल्व्ड जस्ट नाउ ओनली। तो इसका आंसर आई हैव सॉल्व तो ई बी और सीधे सी आया था। बट व्हेन आई वाज सॉल्विंग, बट वह समझाने में ये टाइम लेगी यार, क्योंकि इसमें मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे एक बार बॉक्सेस के, 6 बॉक्सेस, 6 कलर और 6 गेम्स। तो वैसे तो इजी है ये पजल, बट टाइम टेकिंग हो जाता है वीडियो में। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, या पजल के जितने क्वेश्चन होंगे आई विल ऑलवेज मेक सेपरेट वीडियो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक 27 बचा है, और उसके बाद बस ये 2 क्वेश्चन कर देंगे, और फिर बचेगा पजल के लिए। आई विल मेक अ सेपरेट, इसको सेपरेट वीडियो में करेंगे 56 तक। फिर 57 एक बचेगा, 60 तक, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू आई हैव ऑलरेडी टॉट इन कोडिंग डिकोडिंग। अब ये अगले वीडियो में पहले ये 2 3 बता देंगे, ये आसान है। ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कोडिंग डिकोडिंग। तो यार कोडिंग डिकोडिंग के सारे पीवाईक्यूज आई हैव डिस्कस फ्रॉम 2016 से 23। तो उस वीडियो को सब लोग देख लेना, ठीक है? यू विल फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू।